हाय। इस वीडियो के अंदर हम सेक्शन 107 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट को समझेंगे, जो कि हमें बताता है कि किस तरीके से लीज को बनाना है, लीज हाउ मेड, या फिर मोड ऑफ क्रिएशन ऑफ लीज, कि किस तरीके से या क्या मोड होता है एक लीज को बनाने का। तो बेसिकली इसने हमें इसके अंदर दो चीजें बताई हैं। इसने हमें ये बताया है कि कौन सी लीज हमें कंपल्सरीली रजिस्टर करनी है और कौन सी लीज हम ऑप्शनली रजिस्टर कर सकते हैं। अब जो कंपल्सरी रजिस्टर करने वाली लीज है उसको अगर हम रजिस्टर नहीं करते तो वो लीज इनवैलिड लीज बन जाएगी। लेकिन इस वजह से अगर कोई भी व्यक्ति किसी प्रॉपर्टी को पजेस करके बैठा है लीज, उस लीज डॉक्यूमेंट के बेसिस पे जिसको आपने रजिस्टर नहीं कराया और उसको रजिस्टर कराना कंपलसरी था, तो इससे उस व्यक्ति को ट्रेस पासर नहीं बोला जाएगा। उसको बोला जाएगा कि वो उस प्रॉपर्टी के ऊपर टेनेंट एट अ विल रह रहा है और उसको उस प्रॉपर्टी का रेंट देना पड़ेगा। तो वो एक तरीके से लीज इनवैलिड बन जाएगी। अब जो लीज ऑप्शनल लीज होती है तो वो आपकी मर्जी है, आप चाहे तो उसको रजिस्टर करा सकते हैं, आप ना चाहे तो उसको नहीं रजिस्टर करा सकते। अब कौन कौन सी लीज कंपल्सरी रजिस्ट्रेबल होती है वो हमें सबसे पहले इसके अंदर बताई गई है। तो ये सेक्शन बोलता है अ लीज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी फ्रॉम ईयर टू ईयर। कौन सी लीज? ईयर टू ईयर वाली लीज। अब ईयर टू ईयर वाली लीज कौन सी होती है? वो ऐसी लीज होती है जहां पे लीजर के पास ये ऑप्शन नहीं होता कि वो ईयर एंड होने पे एक लीज को टर्मिनेट कर दे या डिटरमाइन कर दे बिना नोटिस दिए। जहां पे नोटिस देना जरूरी होता है एक ईयर के एंड में, अगर आपको लीज को एंड करना है तो हम उसको ईयर टू ईयर वाली लीज बोलते हैं। तो ऐसी लीज को रजिस्टर कराना कंपल्सरी है। उसके बाद सेकंड जो बताई गई वो बताई गई रजिस्टर और फॉर एनी टर्म एक्सीडिंग 1 ईयर, कि कोई भी लीज जहां पे लीज का पीरियड 1 साल से ज्यादा एक्सटेंड हो रहा है। मतलब कि मान लीजिए आप 13 महीने की लीज कर रहे हैं, 14 महीने, 15 महीने, 2 साल, 3 साल, 1 साल से ऊपर ही कोई भी लीज कर रहे हैं तो वहां पे आपको लीज को रजिस्टर कराना कंपलसरी है। यही सेम बात एक सुप्रीम कोर्ट के केस के अंदर भी बोली गई। उस केस का नाम है राजेंद्र प्रताप सिंह वर्सेस रामेश्वर प्रसाद AIR 1999। यही सेम बात इस केस के अंदर भी बोली गई कि अगर कोई भी लीज 1 साल से ऊपर की हो रही है तो जिस भी लीज के थ्रू वो लीज बन रही है उस इंस्ट्रूमेंट को रजिस्टर कराना कंपलसरी है। उसके बाद हमें बताया गया और रिजर्विंग अ ईयरली रेंट, की कोई भी ऐसी लीज जिसके अंदर ईयरली रेंट रिजर्व हो रहा है तो उसको हम कंटिन्यूइंग लीज ही मान लेंगे, ईयर टू ईयर वाली लीज ही मान लेंगे और उसको भी रजिस्टर कराना कंपलसरी हो जाएगा। इसी तरीके से यहां पे उसका नाम नहीं लिखा लेकिन परमानेंट लीज भी इसी के अंदर आती है। परमानेंट लीज मतलब जहां पे हम लीज के अंदर टाइम पीरियड फिक्स नहीं करते कि कितने टाइम पीरियड के लिए वो लीज होगी, तो ऐसी लीज को भी रजिस्टर कराना कंपलसरी हो जाता है, क्योंकि हम ये मानते हैं कि वो जो लीज है वो 1 साल से पीरियड के ऊपर की ही लीज है। तो ये सारी जो लीज होती है इनको कंपलसरी रजिस्टर कराना पड़ता है। अगर हम इनको रजिस्टर नहीं कराएंगे तो ये इनवैलिड हो जाएंगी। इसके अलावा इनको एग्जीक्यूट करना भी जरूरी होता है। एग्जीक्यूट मतलब कि लीजर और लीजी के द्वारा इनको एग्जीक्यूट करना जरूरी होता है, अदरवाइज ये लीज वापस से इनवैलिड हो जाएंगी। अब इसके बाद हमें बताया गया कि इसके अलावा जो उनसे लीज बताई गई वो सारी लीज क्या हो जाएंगी? ऑप्शनल हो जाएंगी, कि आप चाहे तो उनको रजिस्टर करा सकते हैं, ना चाहे तो नहीं रजिस्टर करा सकते। जैसे कौन सी? मंथ टू मंथ वाली लीज, जिसके अंदर मंथ टू मंथ का रेंट होता है, या फिर टर्म ऑफ 1 ईयर जो 1 ईयर की है, या फिर जो 1 साल से कम की है। तो ये जो 3 तरीके की लीज है ये ऑप्शनल होती है, इसको आप चाहे तो रजिस्टर कराएं, ना चाहे तो उनको रजिस्टर ना कराएं। All other lease of immutable property may be made either by a registered instrument, चाहे आप उसको रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट से कीजिए, और बाय ऑरल एग्रीमेंट, यानी चाहे उसको आप ऑरल एग्रीमेंट से भी कर लीजिए, अकम्पेन्ड बाय डिलीवरी ऑफ पोजीशन, लेकिन साथ में आपको उस प्रॉपर्टी का पोजीशन जरूर देना है, तो फिर वो तब भी वैलिड कहलाएंगी। उसके अंदर आप उसको चाहे रजिस्टर नहीं भी कराएंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद वेयर अ लीज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी इज मेड बाय रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट, की जहां पे आप रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट से किसी लीज को ट्रांसफर कर रहे हैं, सच इंस्ट्रूमेंट और वे देयर आर मोड ऑफ इंस्ट्रूमेंट देन वन, ईच इंस्ट्रूमेंट शैल बी एग्जीक्यूटेड बाय बोथ द लीजर एंड लीजी। तो ये जरूरी है कि दोनों लीजर और लीजी उसको एग्जीक्यूट करें, उनका एग्जीक्यूट करना उसको जरूरी है। प्रोवाइडेड दैट द स्टेट गवर्नमेंट मे फ्रॉम टाइम टू टाइम, यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट की पावर दे रहा है कि स्टेट गवर्नमेंट टाइम टू टाइम क्या कर सकती है? बाय नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गजट, की वो ऑफिशियल गजट के अंदर नोटिस दे के डायरेक्ट दैट लीज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, वो डायरेक्शन दे सकती है कि वो जो इमूवेबल प्रॉपर्टी की लीज है उसके लिए अदर देन लीज फ्रॉम ईयर टू ईयर, इन सारी लीज के अलावा जो ईयर टू ईयर की लीज है या 1 साल से ऊपर की लीज है या फिर जहां पे ईयरली रेंट रिजर्व हो रहा है
और एनी क्लास ऑफ सच लीज मे बी मेड बाय अनरजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट, की इनको छोड़ के कोई और लीज के लिए वो बोल सकता है कि वो अनरजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट से हो जाए, उसके लिए ऑफिशियल गजट में निकाल सकता है, और बाय ऑरल एग्रीमेंट विदाउट डिलीवरी ऑफ पोजीशन। वैसे तो हमें कंडीशन बोली गई है कि वहां पे पोजीशन देना जरूरी है, लेकिन ऑफिशियल गजट में गवर्नमेंट निकाल के बोल सकती है कि ये वाली लीज है, इनको छोड़ के इनके अलावा अगर और कोई लीज हो रही है तो वहां पे उसको ओरली भी किया जा सकता है या फिर रिटर्न में भी किया जा सकता है, उसको रजिस्टर मत कराइए, और साथ में चाहे उसका पोजीशन दीजिए या ना दीजिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो लीज कहलाएगी। तो इस सेक्शन के अंदर इतना ही दिया गया। इससे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर हम लीजर और लीजी के राइट्स को समझेंगे सेक्शन 108 के अंदर।